अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। कश्मीरी राइटर्स का नावल तू मिला के किस नंबर 6 में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगले दिन सुबह होने से पहले ही ईदान तराइश के लिए निकल जाता है। एज़ा कॉलेज जाती है लेकिन वहाँ ईदान को ना पाकर उसका दिल उदास हो जाता है। एज़ा लाइब्रेरी जा रही होती है कि कोई उसका हाथ पकड़ कर उसे कोने में खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। एज़ा एकदम से घबरा जाती है। सामने ही फाजी खड़ा था। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? छोड़ो मुझे फाजी। अरे अरे, क्या हुआ डार्लिंग, कहाँ है तुम्हारा हीरो? फाजी, मैंने कहा छोड़ो मुझे। ओहो, आज तो तुम्हारा वो हीरो भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। एज़ा पहले तो बहुत घबराती है लेकिन फिर उसके जहन में एक आइडिया आता है और वह अपने हाथ में पकड़े फ़ोन को देखती है और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। वह अब फाजी के सारे राज फाश करना चाहती थी। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे सारे कारनामे बता दूंगी लैबा को। तुम जैसे घटिया शख्स के साथ रहने नहीं दूंगी उसे। और डार्लिंग, तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ भी कर सकती हो? तुम बहुत ख्वाब देखती हो। देखो देखो, कौन सा तुम्हारा कुछ जा रहा है। लेकिन एक बार याद रखना, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो लोग तो मुझे बचपन से जानते हैं और एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे बहुत शरीफ समझते हैं। उन्हें लगता है मैं लैबा से बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। उन्हें क्या पता मेरा दिल बहलाने के लिए रोज़ नई लड़की होती है। एज़ा को उससे बहुत घिन आई। तो तुम लैबा का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? उस मासूम के पीछे क्यों पड़े हो? अरे डार्लिंग, नहीं छोड़ सकता ना। वो बचपन से डैड के बिजनेस पार्टनर रहे हैं। लैबा से शादी के बाद मुझे हंज़ादा इंडस्ट्री से बहुत मुनाफा मिलेगा, इसीलिए, वरना मुझे उस लैबा में कोई इंटरेस्ट नहीं। इतने में उन्हें करीब से किसी के पाँव की छाप की आवाज़ आती है। फाजी फ़ौरन उस तरफ मुतवज्जा हो जाता है और एज़ा इसी बात का फ़ायदा उठाती है और साइड से होकर निकल जाती है। फाजी एकदम से उसकी तरफ देखता है तो एज़ा भागकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन फाजी की नज़र उसके फ़ोन पर पड़ जाती है। फाजी जैसा चालाक इंसान फ़ौरन समझ जाता है कि एज़ा ने सब बातें रिकॉर्ड की हैं। वो दीवार पर मुक्का मारता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं एज़ा डार्लिंग। मेरे साथ खेल खेलना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। फाजी के दिमाग में एक प्लान आता है और उसे समझ लग जाती है कि उसने आगे क्या करना है। जस्ट वेट एंड वॉच एज़ा डार्लिंग। जिनके लिए तुम्हारे दिल में दर्द उठ रहे हैं ना, उन्हीं को तुम्हारे खिलाफ ना कर दिया तो मेरा नाम भी फाजी नहीं। अगले दिन छुट्टी थी कॉलेज की। एज़ा ने सबसे पहले उठकर सौरा को कॉल की कि वो उसके घर आना चाहती है। उसे लहबा से ज़रूरी बात करनी है, जिस पर सारा उसे बुला लेती है। एज़ा उस घर में रेहान खानज़ादा की वजह से नहीं जाना चाहती थी, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था। वो लहबा को इस दलदल से बचाना चाहती थी। वो फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आती है और जल्दी बाल सुल जाती है। वो अपना मफलर और कोट पहनती है, अपना फ़ोन और बैग लेती है और टैक्सी करके जल्दी से सारा के घर चली जाती है। आगे ही सारा की फैमिली जमा थी और साथ में राहिम भी। ये देखकर एज़ा को थोड़ा अजीब लगता है। रेहान खानज़ादा भी वहीं थे। वो उनके सामने नहीं जाना चाहती थी मगर ये उसकी मजबूरी थी। हेलो हेलो, सब उसके हेलो का जवाब देते हैं। लहबा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम 2 मिनट मेरी बात सुन लो, तुम्हें जो भी कहना है ऐसा यहाँ कह सकती हो। ये सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं। ऐसा थोड़ा हिचकिचाती है लेकिन फिर उन सबको बताती है, देखो लहबा, फाजी एक अच्छा लड़का नहीं है। और रियली, लहबा का लहजा उससे कुछ अजीब लगता है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, वो तुम्हें चीट कर रहा है और पता नहीं कितनी लड़कियों से अफेयर चला रहा है। वो अच्छा लड़का नहीं है। उसने मुझसे भी बदतमीजी करने की कोशिश की थी लहबा। वो तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देगा। देखा, मैंने कहा था ना, ये लड़की किस हद तक गिर सकती है। एज़ा को पीछे से फाजी की आवाज़ आती है। वो हैरानगी से पीछे देखती है। एज़ा, मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा और तुम मेरी बहन का घर खराब करना चाहती हो। सारा एज़ा का बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करती है। ऐसा नहीं है ज़ारा, ये झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन करो। और ये एज़ा, मैं और मेरी फैमिली बचपन से फाजी और उसकी फैमिली को जानते हैं। मैं और फाजी हमेशा एक साथ रहे हैं बचपन से
और तुम्हें लगता है मैं फाजी के बजाय तुम पर यकीन करूँगी? मैंने तो तुम्हें अच्छी लड़की समझा था, मगर तुम क्या निकली? फाजी सही कहता है, तुम उसमें इंटरेस्ट ले रही हो, और जब उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो तुमने मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। मगर मैं तुम्हारी बातों में आकर बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, याद रखना। ऐसा नहीं है लाइबा, बिल्कुल ऐसा ही है ऐसा। तुम ऐसी भी हो सकती हो, मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे ही जीजू पर लाइन मारोगी। हाउ चीप, सारा उसे कहती है। हाँ, और मैंने भी कभी नहीं समझा कि तुम ऐसी होगी। राहिम भी यही बोलता है। तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं है ना? रुको, मेरे पास सबूत भी है। वो जल्दी से अपने बैग से फ़ोन निकालती है और उसमें से वीडियो निकालती है। मगर ये क्या? उसमें तो कोई वीडियो नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कल रात ही तो सोने से पहले वो वीडियो चेक की थी, तब तो वो उसके फ़ोन में थी। फिर अब कहाँ गई? देखा, मैंने अब सबसे कहा था ना, ये झूठ बोल रही है, कोई सबूत नहीं है इसके पास। उल्टा ये मुझे कह रही थी कि मैं लैबा को छोड़कर इसे एक्सेप्ट कर लूँ, और अगर मैंने ऐसा ना किया तो ये अब सबको मेरे खिलाफ भड़का देगी। इसीलिए मैं यहाँ पहले आ गया कि मैं आपको इसकी असलियत बता दूँ कि मेरा और लाइबा का रिश्ता ख़राब ना हो, क्योंकि मैं लाइबा से बचपन से मोहब्बत करता हूँ और कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। फाजी ने एज़ा के साथ वाले रूम की लड़की को कुछ पैसों की लालच देकर एज़ा के रूम में भेजा ताकि वह जाकर उस वीडियो को डिलीट कर सके। और ऐसा ही हुआ, जब वो लड़की रूम में एंटर हुई तब एज़ा फ्रेश होने गई थी। उस लड़की को साइड टेबल पर ही उसका फ़ोन मिल गया था और खुशकिस्मती से फ़ोन का लॉक भी ओपन था। शायद एज़ा सारा से बात करने के बाद फ़ोन को लॉक करना भूल गई थी और जल्दी में फ़ोन वहीं रख कर चली गई। उस लड़की ने जल्दी से वो वीडियो डिलीट की और फ़ोन वहीं रख कर वापस आ गई। जब उसने आकर ये न्यूज़ फाजी को दी तो उसने उसे कुछ पैसे दिए जितने उसकी डिमांड थी, और फिर वो सीधा रेहान खानज़ादा के घर चला गया ताकि उन लोगों को पहले ही एज़ा के खिलाफ कर दे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, फाजी अपने मकसद में कामयाब हो गया। मिसिज रेहान आकर एज़ा को थप्पड़ मारती है। तुम इतनी घटिया हो, हमें पता नहीं था, वरना मैं तुम्हें अपने घर में भी ना आने देती। मॉम, हमसे भी गलती होगी इसे पहचानने में कि ये ऐसी है। हमें तो लगा कि ये बहुत मासूम है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसीलिए तो इसके बाप ने इसे छोड़ दिया। शायद इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। एज़ा हैरानगी से सारा की तरफ देखती है। वो इतनी बड़ी बात कैसे यूं ही बोल गई थी? एज़ा के दिल में दर्द उठता है। वो रेहान खानज़ादा को देखती है, उन्हीं की वजह से ही तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होती है। रेहान खानज़ादा सारा के कंधे पर हाथ रखते हैं। तुमने सही कहा बेटा, ऐसे लोगों पर ये कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। एज़ा का अब यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे शिद्दत से दान किया था अपने काली आंखों वाले की। एक वही तो था जो उसकी हर बात पर यकीन कर लेता था, उसकी हिफाजत करता था। एज़ा वहाँ और नहीं रुक सकती थी। उसे यकीन हो गया था कि दान सही कहता है, यहाँ कोई भी उसका अपना नहीं। उसे इनके मामलात में पड़ना ही नहीं चाहिए था। वो दौड़ कर चली जाती है। एज़ा आंसुओं के साथ खानज़ादा का गेट पार कर जाती है, यहाँ कभी ना आने के लिए। वो रोड पर दौड़ कर जा रही होती है, उसकी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे थे। ऊपर से बर्फबारी भी अपने ज़ोरों शोर पर थी। कुछ देर पहले उन सब के बोले गए अल्फाज अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे, किसी तीर की तरह उसका दिल घायल कर गए थे। वो अभी दौड़ ही रही थी कि आगे से गाड़ी आती है। वो गाड़ी वाला एज़ा से 2 इंच दूर ही फ़ौरन ब्रेक लगा लेता है और एज़ा भी रुक जाती है। उस गाड़ी में कोई और नहीं, एदान था। वह भी लीडर पैलेस से ही वापस आया था। वो गाड़ी चला रहा था कि अचानक एक लड़की दौड़ती हुई नजर आती है। एदान जल्दी से ब्रेक लगाता है। वो जल्दी गाड़ी से बाहर निकलता है। तुम देखकर नहीं चल सकती मैडम, मरने का इतना ही शौक है तो पहाड़ी से कूदो, मेरी गाड़ी के आगे नहीं। वो बिना उस लड़की का चेहरा देखे उसे सुना रहा था, मगर जब वो लड़की अपना चेहरा ऊपर करती है तो एदान एकदम से हैरान हो जाता है। वो एज़ा थी और उसे रोता हुआ देखकर एदान परेशान हो जाता है। अगर वो उसकी गाड़ी से टकरा जाती तो। इससे पहले कि एदान उसकी तरफ बढ़ता, एज़ा दौड़कर उससे गले लग जाती है। उसके सबर पर एदान हैरान हो जाता है। वो तो जैसे कोई पत्थर की मूरत बन जाता है। एज़ा उसके सीने से लगकर रोती है, अपने दिल का गुबार निकालती है।
एदान उसे इतना रोता हुआ देखता है तो उसके गिर्द अपना हिसाब बनाता है और उसके पीठ से हिलाता है। एजा और उसका वैम्पायर एदान बदर मड़ी के सड़क के दरमियान इतनी बर्फबारी में एक दूसरे के हिसाब में खड़े थे क्योंकि एजा को उस वक्त सिर्फ अपने वैम्पायर की ज़रूरत थी। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, उम्मीद है आपको मेरा नावल तू मिला बहुत पसंद आएगा। मेरे नावल के बारे में सारे राय करने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। शुक्रिया और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।